नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने कभी डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना है? आप क्या करेंगे जब कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस का अफसर बनकर आपको फोन करे और जेल भेजने के नाम पर डराने लग जाए? लोगों को इन विभागों से इतना डर लगता है कि इनके नाम से कोई बस फोन कर दे और उनके सर पर हथकड़ियों का भूत नाचने लग जाता है। इस डर के चक्कर में आप जीवन भर की पूंजी किसी ठग को पकड़ा देते हैं। आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती हैं। हर बार लगता है कि अब लोग ऐसी खबरों से जागरूक हो जाएंगे, अब कोई डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में नहीं फंसेगा। लेकिन बार बार लोग ठगों के झांसे में आ जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक आह्वान पर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। लेकिन इसी दौरान बिहार आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अभय नारायण के साथ एक भयंकर ठगी हो गई। किसी ने सीबीआई का अफसर बनकर फोन किया और डॉक्टर साहब के होश उड़ गए, कांपने लग गए। बस इतना ही तो कहा कि आपके नाम से एक मोबाइल नंबर है और आपके नाम से एचडीएफसी बैंक मुंबई में खाता खोला गया है। उस खाते में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध पैसा जमा होता है। डॉक्टर साहब को यह सुनकर क्यों लगा कि उनके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है? क्या उन्हें कमाई के सोर्स पर भरोसा नहीं? फिर क्यों डर गए? कई बार हनी ट्रैप भी इसी तरह के फ्रॉड का कारण बन जाता है। वीडियो कॉल आएगा, आपकी तस्वीर खींच ली जाएगी, फिर बाद में ब्लैकमेल किया जाएगा। इन सब का एक ही उपाय है कि आप किसी से ना डरें, बस इनकार कर दें। क्या इतना आसान हो गया है डराना हर किसी को? ईडी, सीबीआई की दहशत समाज में क्या घर घर में फैल गई है कि इनके नाम से कोई भी किसी को फोन कर दे रहा है और उसके होश उड़ जाते हैं? फोन करने वाले ने डॉक्टर अभय नारायण से कहा, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग से आप बचना चाहते हैं तो आपके बैंक में जितना भी पैसा है उसे हमारे बैंक खाते में जमा कर दीजिए, नहीं तो वारंट ले आएंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। डॉक्टर अभय नारायण राय इतना डर गए कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने खाते से 4 करोड़ से अधिक रुपया उन खातों में ट्रांसफर कर दिया। एक बार में नहीं, अलग अलग दिन पर पैसा ट्रांसफर हुआ है। 6 दिन तक ठगों ने उनसे 123 बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करवाया है। 123 बैंक खाते। यहां हम लोग केवाईसी भरते भरते परेशान हैं और इसी देश में ठगों का गिरोह 123 खाते खोल लेता है। मजाक चल रहा है यह सब। आपका आधार कार्ड तो फोन नंबर, बैंक खाता, यहां तक कि आपकी स्कूटर और गाड़ी से भी लिंक है। अंगूठे के निशान लगाए बिना आप एक नया फोन नंबर नहीं ले सकते। और कोई ठग 123 बैंक अकाउंट कैसे बना लेता है? जब तक डरे हुए डॉक्टर साहब को होश आया तब तक 4.5 करोड़ खाते से जा चुका था और फोन बंद हो गया। 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच मात्र 7 दिनों के भीतर उनके जीवन की कमाई का बड़ा हिस्सा छूमंतर हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं डर गया था। जिस नंबर से सीबीआई का अफसर बनकर कोई फोन कर रहा था वह अब बंद हो चुका है। यही तो हमारा सवाल है, क्यों डर गए डॉक्टर साहब और क्यों डर जाते हैं आम लोग? हम और आप भारतीय सीबीआई, ईडी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लग जाते हैं? यह आम नागरिकों के बीच कानून और न्याय तंत्र की समझ के अभाव को भी दर्शाता है, या इसलिए कि आपने खबरों में देखा होगा कि इस विभाग के अफसर किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं, महीनों जेल में सड़ा देते हैं और कोर्ट से जमानत का मिलना असंभव सा हो जाता है। वैसे ईडी वाले असली अफसर भी संपादक और सांसद तक को अवैध रूप से अरेस्ट कर लेते हैं। जब ईडी अवैध रूप से अरेस्ट कर लेती है तो ईडी के नाम पर ठगों के इस कारनामे को आम लोग कैसे समझें? इनके डर से सांसद पार्टी बदल लेते हैं तो आम आदमी अपने खाते से पैसा ट्रांसफर कर ही देगा। यह बहुत डरावना है कि ईडी, सीबीआई का डर इतना बैठ गया है कि इनके नाम से ठगों का गिरोह आम आदमी को फोन कर रहा है, ठग रहा है। सोचिए, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ठगी का एक नया अपराध भारत में फैल चुका है, जिसके चक्कर में लोग अपनी पूंजी गंवा रहे हैं। ऐसे भी कुछ फोन कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल है
जहां फ्रॉड पुलिस वाला परिवार का अपना बनकर कहता है, मैं छुड़वा दूंगा, बेटे की जिंदगी क्यों खराब होने दें, आप पैसे डाल दो, 2-4 लोगों को देना होगा, मैं बच्चे को छुड़ा लूंगा। लगता है हमारा समाज कई स्तर पर डरता जा रहा है, मरता जा रहा है। इस तरह के साइबर ठग समाज के इन अलग अलग डरों का लाभ उठाकर आपको लूट रहे हैं। राज्य की सत्ता न्याय के रास्ते पर चल रही है या उससे न्याय मिलेगा ही, ये विश्वास लोगों का कमजोर होता जा रहा है। इसलिए भी लोग ऐसे जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि कितनी बार तो खुद राज्य की कानून व्यवस्था ऐसे ही मनमाने तरीके से आपको उठाकर किसी फर्जी केस में फंसा देती है। सिस्टम ठगता है, तभी सिस्टम के नाम पर कोई और आपको ठग लेता है। ऐसा नहीं है कि साइबर अरेस्ट के जाल में वही लोग फंसते हैं जिनके पास काला धन है और उसके पकड़े जाने का डर उन्हें घेर लेता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले भी झांसे में आ जाते हैं, लाखों रुपए की बचत इन ठगों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ठगी की इन खबरों को पढ़कर लगता है कि सारा देश ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के भूत से डरा हुआ है। हंसी भी आती है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं की तस्करी का आरोप लगाकर कोई भी फोन करे, ठीक ठाक लोग कांपने लग जा रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि भारत में किसी को भी फर्जी तरीके से फंसा देना बहुत आसान है। यही हमारी कानून व्यवस्था का असली चेहरा है। आम नागरिक इस बात को जान गया है। जब भी उसे इस तरह का फोन आता है, उसे यही डर लगता है कि अब लंबी कानूनी लड़ाई में फंस जाएंगे, अदालत के चक्कर लगाते रह जाएंगे, वहां भी कोई ठगेगा ही, तो क्यों ना फोन करने वाले ठग के हवाले कुछ कर दिया जाए। यह जो फेक अरेस्ट है, साइबर अरेस्ट नाम की जो ठगी हो रही है, इसकी जड़ ठगों की दुनिया में नहीं है, बल्कि उस संवैधानिक, कानूनी, न्यायिक व्यवस्था में है जहां इंसाफ की लड़ाई दशकों चलती है और वह इससे भी भयावह है। होता क्या है कि आपको फोन कॉल आएगा या ईमेल आ जाएगा, उसमें लिखा होगा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अफसर बोल रहा हूं, कहेगा कि आपके नाम से गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है या होने वाला है, अगर इससे बचना है तो इन खातों में पैसा ट्रांसफर कीजिए। लोग डरकर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। यहां पर स्कैमर आमतौर पर पीड़ित को या शिकार को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि उन्होंने अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित पार्सल भेजा है। कभी कभी यह भी कहता है कि पीड़ित का रिश्तेदार, दोस्त किसी अपराध, दुर्घटना में शामिल था और उनकी हिरासत में है। केस में समझौता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। कभी कभी बिना सोचे समझे बदहवासी में शिकार या पीड़ित डिजिटल गिरफ्तारी के लिए वीडियो कॉल पर आ जाता है तुरंत, और स्कैमर की मांग पूरी होने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने से हटता भी नहीं, इतना डर जाता है। स्कैमर अक्सर पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बने स्टूडियो का इस्तेमाल करता है और वर्दी पहन लेता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन ठगों के पास बाकायदा स्टूडियो होता है। यहां ये ईडी, सीबीआई का अफसर बनकर बैठ जाता है और किसी को फोन कर वीडियो कॉल पर बुलाता है। वह बेचारा नशे की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुनते ही वीडियो कॉल पर आ जाता है। सामने एक अफसर सा बैठा होता है वर्दी में। फिर शुरू होता है खेल। पहले फंसाने और फिर बचाने के नाम पर पैसा मांगा जाता है। कुछ मामलों में तो शिकार को डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, आप वीडियो कॉल या स्काइप कॉल से हट नहीं सकते और लोग बैठे रह जाते हैं, इतना डरते हैं। यही डिजिटल अरेस्ट है। यह फ्रॉड है। कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। सवाल ठगों के नेटवर्क का है। आखिर इन्हें इतनी सटीक जानकारी कैसे मिलती है कि फलाने के पास पैसा है, फलाने के पास इस तरह का पैसा है या इफरात पैसा है? यह कहां से पता चलता होगा? आए दिन डिजिटल अरेस्ट की खबरें सुनने को मिलती हैं। केंद्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट से मिलकर ब्लैकमेल, ऑनलाइन धमकी में इस्तेमाल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक कराया है। लेकिन यह किस्सा खत्म नहीं हो रहा।
हर अखबार में पन्ना भर भर कर खबरें हैं, विश्लेषण है, साइबर अरेस्ट क्या होता है, कैसे लोगों को ठगा जाता है, कैसे लोगों को बचना चाहिए। इसके बाद भी ठगी बंद नहीं होती। उसी अखबार में अगले दिन साइबर अरेस्ट और ठगी की खबरें छपी होती हैं। इसी जुलाई की बात है, एक फ्रॉड ने सीबीआई के हवाले से फोन किया और चंडीगढ़ में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उन्हें इतना डराया कि वे 72 घंटे तक वीडियो कॉल पर रहीं। उनके खाते से 85 लाख रुपया ट्रांसफर करा लिया। यह खबर भी अगस्त महीने की है, इसी साल की। साइबर ठगों से मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर आगरा के वरिष्ठ वकील को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। वकील साहब लेकिन समझदार निकले, उन्होंने पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो उन्होंने उस लाइन को कनेक्ट कर दिया सुनील कुमार गौतम आईपीएस, नेहरू पुलिस स्टेशन, दिल्ली, और उनसे बात कराई। उन्होंने कहा कि आप जो है आपने अपना आधार कार्ड दिया है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अपना आधार कार्ड भेजो, मैं उससे उसको कंपेयर करूँगा। मैंने उनको आधार कार्ड अपने उसी व्हाट्सएप पे ही भेज दिया। तो आधार कार्ड पहुंचने के बाद उन्होंने उसको कहा कि ये तो आपके खिलाफ एक संजीव कुमार मनी लॉन्ड्रिंग मैटर में आप इन्वॉल्व हैं और आपके पर 68 लाख रुपए आपके अकाउंट में एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं। मैंने कहा मेरा तो कोई एचडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं है, ना कोई मनी ट्रांसफ़र हुआ है। तो बोले ये मैटर सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो आपको इंटरोगेट करेंगे, बताएंगे। उन्होंने वो लाइन कनेक्ट कर दी सीबीआई ऑफिस में और वहाँ डीसीपी से कहा कि आप इनको अरेस्ट करके लाइएगा। आप इनको अरेस्ट करके क्यों नहीं लाए हैं? कि बिना अरेस्ट हुए थोड़ी सी बात बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये कुछ सभ्य आदमी लगते हैं, ये खुद कंप्लेंट करने आए हैं। इन्होंने खुद कहा है कि मेरे आधार कार्ड से कुछ फर्जी सिम ले ली गई है और आप इनको चांस दें। उन्होंने उसको फिर अगेन डांटा और कहा कि अगर ये कोई बात गलत निकलती है तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूँगा। फिर उसने वही कहा कि नहीं ये कुछ जेन्युइन लगते हैं, कोई चांस दें। तो उसने फिर वो लाइन सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबीआई पे कनेक्ट कर दी और उसने सब कुछ थ्रेट दे डाली और कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का आप इन्वॉल्व हैं और आपके अकाउंट में 68 लाख रुपए आए हैं। मैंने मना किया तो बोले कि आप अपना अकाउंट चेक कीजिए और अकाउंट डिटेल हमें दीजिए। मैंने अकाउंट डिटेल उनको दे दी। तो बोले इसको हम चेक कराते हैं और इसकी स्क्रूटनी होगी, ऑडिट स्क्रूटनी होगी, करा लीजिए। उसके बाद बोले कि आपको 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट करेंगे अपनी हर एक्टिविटीज़ को और आपके लिए एक ऑफिसर डेप्यूट करते हैं जो आपको वॉच करेगा और आप हर आध घंटे की उनको रिपोर्टिंग करेंगे। तो कुछ सो कॉल्ड राजेश प्रधान डेप्यूट किया और उसको मैं उसी वीडियो नंबर पर ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करता रहा। बीच में मैं चैम्बर आने के लिए मैंने थोड़ा गैप हो गया तो उसका कॉल आता है कि योर अपडेट इज़ अवेटेड। मैंने फिर अगेन शुरू कर दिया अप टू 9 मैं कंटिन्यूस रिपोर्ट करता रहा अपनी हर एक्टिविटीज़ को और एट 9 मैंने उनको रिपोर्ट किया कि आई एम गोइंग टू स्लीप, आई विल अपडेट यू मॉर्निंग 6 AM। 6 AM फिर मैंने वही अपडेशन चालू रहा। 9:30 पर उनका एक मैसेज आया कि सीबीआई ऑफिसर विल ज्वाइन और ही विल इंटरोगेट यू एट 10 AM। At 10 AM, so-called CBI officer again interrogate and pressurize and threaten और ये कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं और आप अपने अकाउंट में जो मनी है उसको आप ट्रांसफ़र कर दें सो दैट आपका स्क्रूटनी ऑडिट हो सके। मैंने कि मैं तो
मैं इंटरनेट बैंकिंग करता हूँ ना जानता हूँ, ना मैं मोबाइल बैंकिंग करता हूँ। तो ठीक है, आप अपनी चेकबुक निकाल लीजिएगा और चेकबुक से आप बैंक जाके मनी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। मैंने चेकबुक भी निकाल ली। उसके बाद जब चूँकि दिन 19 था, रक्षाबंधन की छुट्टी थी, मैंने कहा भाई आज तो रक्षाबंधन की छुट्टी है, कोई बैंक नहीं खुली हुई है, तो मैं कहाँ से करके करूँ। बोले आपके आसपास बैंक होगी, कोई 1 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर होगी। मैंने कोई आज पूरी यूपी में कोई बैंक आज नहीं खुली हुई है। तो वो थोड़े 5 मिनट बाद उसका कॉल आया कि हाँ मैंने कंफर्म कर लिया है, आज सब बैंक बंद हैं, आप कल कर दीजिएगा। नरेश सक्सेना मशहूर कवि हैं, इनके पीछे भी साइबर फ्रॉड वाले लग गए। नरेश जी ने लिखा है फेसबुक पर कि उन्होंने 1 घंटे तक कविताएं सुनाई मगर पैसा नहीं दिया, बांसुरी तक सुना दी। ऐसे चमत्कार इस धरा पर कम ही होते हैं और ऐसे कवि भी कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की पूंजी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एक बार जब पैसा गया तो वापस हासिल करना आसान नहीं होता है। हम इस वीडियो में पटना के पत्रकार संतोष सिंह का अनुभव आपको सुनाएंगे 2 हिस्से में। पता चलेगा कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ और पैसा वापस लेने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। पुलिस की टीम के साथ, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, पुलिस जांच नहीं कर रही थी, पुलिस मेरे साथ चल रही थी। मैं खुद उन तमाम डाटाबेस को, ये अलग बात है कि इसमें जो मेरे अपने नेटवर्क थे, उस नेटवर्क के सहारे कई जिले के एसपी ने हमें डाटा उपलब्ध कराने में मदद किया, जो सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। डाटा हमें उपलब्ध हुआ, मेरा सारा अकाउंट का डिटेल्स, कई बैंक कर्मी इसमें का सहयोग रहा कि जिस नंबर में मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ, सारे नंबर का डिटेल्स वो देते रहे, उसका केवाईसी हुआ है कि नहीं, सब कुछ डिटेल्स देता रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये खेल इस देश में बंद कभी नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है ना, ये जो गरीबों को खाता खोलने की जो पॉलिसी है, सबसे बड़ी समस्या वही है। क्योंकि ये जितने खाता है इसमें आप अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं। अरे भाई, 0 बैलेंस पर खाता खुल रहा है, गरीब लोग खाता कर, उसमें अनलिमिटेड जमा और निकासी का अधिकार उसको क्यों होगा? आप उसको लिमिट करिए और लिमिट कीजिए, तब और लिमिट कीजिए कि जब तक इसका केवाईसी नहीं हो जाएगा तब तक ये 5,000 7,000 से ज्यादा पैसा न जमा कर सकती है न निकाल सकती है। एक ब्लॉक लग जाए। मेरा अनुभव रहा कि देखिए, मेरा जो खाता से पैसा निकला, 3 खाता में अलग अलग गया, और उसके बाद सबसे पहले कलकत्ता के बाद तो समझिए कि 200 अकाउंट में मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ। मतलब वो मेरा पैसा इसलिए मान रहा था मैं कि जो जहां से निकला उस अकाउंट में गया, उस अकाउंट से फिर उतना ही राशि गया। उसी दौरान मुझे दिल्ली का एक अकाउंट नंबर पकड़ में आया, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन था। वो ट्रांजैक्शन हमें लगा कि मेरा सारा पैसा उसी अकाउंट में गया है, और मैं इसको लॉजिकली प्रूफ कर दिया कि ये जो देखिए मेरा पैसा आया है और उस पैसा का इस फ्रॉड वाले अकाउंट से क्या रिश्ता है, देख लीजिए पैसे ट्रांसफर कैसे हुए। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी है, बड़ा कंपनी, उसके दफ्तर में पहुंचे हम। अपने जिस थाने में केस किए थे उस थाने की पुलिस के साथ पहुंचे हम उस दफ्तर में। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों का भी सहयोग था, लेकिन जिस थाने क्षेत्र में घटना, वो ऑफिस मौजूद था, वो ऑफिस वाले वहां जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले थे। उनका रिश्ता, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर में कई लोग गुजरात के भी थे। और पता चला, वहां गए तो सारा डॉक्यूमेंट्स वो देते चला गया कि देख लीजिए, इसमें हम तो कहीं हैं ही नहीं, हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन होता रहता है, जाता रहता है। दिल्ली पुलिस की टीम भी और हमारे साथ जो पुलिस गई थी वो भी थोड़ा घबराने लगा कि भाई संतोष जी कैसे पकड़े। लेकिन हम जिन बात को लेकर पकड़े हुए थे, उसी बात पे आके हमने कहा कि ये कैसे आपने कर दिया। तो इतना सब आसान नहीं है। संतोष सिंह की पूरी पूंजी चली गई। अपने पैसे को हासिल करने के लिए दिल्ली तक आ गए। क्राइम रिपोर्टिंग का उनका अनुभव काम आया तो पैसा हासिल कर पाए।
लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्हें भी आए दिन लोग फोन करते हैं, उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, लेकिन मदद नहीं कर पाते हैं। आम लोग काफी डर जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट में लोग कई घंटे तक नकली पुलिस या ईडी के अफसर के सामने बैठे रहते हैं। यह हमारे समाज का हाल हो गया है। नोएडा के एक आईटी इंजीनियर से 4.25 लाख रुपया ठग लिया। उन्हें भी स्काइप कॉल पर 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बनकर ठगों ने यकीन दिला दिया कि उनके नाम से एक पैकेज पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स था, अब अगर बचना है तो पैसे देने होंगे। उन्हें यकीन दिला दिया जाता है कि अगर बचने का कोई रास्ता है तो इसी कॉल से है, नहीं तो अरेस्ट होना सुनिश्चित है। असल गिरफ्तारी से तो स्काइप कॉल की गिरफ्तारी बेहतर है। पैसा दीजिए और छूट जाइए, इतना लोग डर जाते हैं। गुड़गांव की एक आईटी इंजीनियर से एक नकली पुलिस अफसर ने 2 घंटे से ज्यादा देर तक स्काइप पर पूछताछ की और उसे एक बैंक खाते में 7 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहा। पुलिस अफसर के भेष में इस ठग ने दावा किया कि इस महिला इंजीनियर के नाम से एक कोरियर को कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है। इस ठग ने महिला को उनका आधार नंबर भी बताया और कहा कि यह आधार नंबर अन्य कई अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है, बस उनकी हालत खराब हो गई। हम यह सब इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब भी ऐसा फोन आए डरा मत कीजिए, किसी को ओटीपी नंबर मत दीजिए। ओटीपी स्कैम तो मलेरिया की तरह फैल गया है। इसी साल जनवरी महीने में द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है कि दिल्ली पुलिस में हर रोज 200 से ज्यादा मामले साइबर फ्रॉड के दर्ज होते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर क्राइम शालिनी सिंह का एक वीडियो है जिसमें वे बताती हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुन लीजिए, समझ लीजिए। A person has got an email or a call from someone claiming or impersonating as a police officer or belonging to some other agency, and they tell you that you are under digital house arrest. Now there is no such provision to put anyone under digital house arrest. So please be aware and do not fall prey to any of such scams which are happening nowadays. पुलिस अभियान चलाती रहती है मगर फ्रॉड अपना काम करते रहते हैं। 11 अगस्त को मिड डे में फैजान खान की एक रिपोर्ट है मुंबई से कि केवल मुंबई में साल 2021 से 2024 के बीच साइबर क्राइम के 2,81,019 मामले दर्ज हुए हैं और 3,324.9 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, जिसमें से 358.77 करोड़ रुपए पुलिस ने रिकवर किया है। इसका मतलब है करीब 3,000 करोड़ रुपया लापता हो गया। इतना पैसा किसके पास पहुंच रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-4 लोग पकड़े जा रहे हैं और 3,000 करोड़ रुपए की लूट पर कोई शोर नहीं है? पीड़ितों को फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है। स्कैमर भरोसा कायम करने के लिए स्टॉक और आईपीओ निवेश पर ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करता है। पीड़ितों को अक्सर गूगल प्ले स्टोर से ट्रेडिंग एप्स और एपीके फाइलें डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। पीड़ितों को प्रारंभिक भुगतान करने के लिए भी कहा जाता है। एक बार आप पैसा डालते हैं, धोखेबाज धनराशि पर लगाम लगा देता है, आप उसे निकाल नहीं पाते, आपका पैसा फंस जाता है। ऐसे कई मामले मिल जाएंगे जहां पर स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर किसी ने 4.5 करोड़ रुपए गंवा दिए, किसी ने 3 करोड़ तो किसी ने 23 लाख। 7 अगस्त को मिड डे में छपे इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर धोखाधड़ी के मामले 2022 में 32 करोड़ रुपए से 23 गुना बढ़कर इस वर्ष 753 करोड़ रुपए हो गए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि केवल 7 महीनों में 700 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है और यह राशि बढ़ती जा रही है। साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई तक ही साइबर धोखाधड़ी के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ने भी कई वीडियो बनाए हैं ताकि लोग जागरूक हों।
मगर लगता है फ्रॉड ही जागरूक होते जा रहे हैं और लोगों को ऐसे चूना पब्लिक लगाते पोर्ट से जा रहे फोन हैं। चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। अजीब हाल है। रेलवे और एयरपोर्ट से लेकर पब्लिक स्पेस में फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाती है, सरकारें देती हैं। रिजर्व बैंक के जागरूकता वीडियो में है कि पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज मत कीजिए, वाईफाई का इस्तेमाल मत कीजिए। पब्लिक स्पेस में वाईफाई देने वाली कंपनियों या सरकार की क्या जवाबदेही बनती है? क्या कभी चेक होता है? यह सब तो सरकारी होता होगा, फिर वाईफाई क्यों खतरनाक है पब्लिक स्पेस में? रिजर्व बैंक काफी कुछ कर रहा है लगता है, मगर लोगों का ठगा जाना बंद नहीं हो रहा है, यही दिखता है। खबर आई कि रिजर्व बैंक ने यहां तक कहा है कि यदि कोई बैंक खाता फ्रॉड काम में शामिल है तो बैंकों को उसे चिन्हित करना होगा, तुरंत एक्शन लेना होगा। इससे ठगी गई रकम को वापस लौटाने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि हर बैंक को एक विशेष समिति बनानी होगी जिसका काम होगा धोखाधड़ी के मामले पर पैनी नजर रखना, हर शिकायत को ट्रैक करना और स्थिति की जानकारी आरबीआई को देनी होगी। क्या ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों को इस तरह का अनुभव है, वही बता सकते हैं कि ये समितियां काम करती हैं या नहीं। रिजर्व बैंक के अनुसार समिति को यह भी पता लगाना है कि बैंकिंग व्यवस्था में किस कमी के चलते फ्रॉड हुआ, कहीं बैंक की तो कमजोरी नहीं है। इसके बाद भी फ्रॉड होने पर बैंक में फोन कीजिए तो फोन ट्रांसफर ही होता रहता है यहां से वहां तक। एक नियम है कि 6 करोड़ से अधिक के फ्रॉड में सूचना सबसे पहले सीबीआई को देनी होगी, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों के 10 लाख हैं, किसी के 1 लाख हैं, किसी के 50,000 हैं और किसी के 2 करोड़ भी हैं। स्थानीय पुलिस का हाल आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप भारत में रहते हैं और जिसका पैसा गया है उसका तो 50,000 भी बहुत है। सवाल है कि आम नागरिकों का पैसा सुरक्षित नहीं है। जिस रूट से मेरा पैसा, जैसे जैसे अकाउंट में से मेरा पैसा गया था, उसी अकाउंट के सहारे सारा पैसा मेरे अकाउंट में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर होकर आ गया। हालांकि उस पर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि लीगल तौर पे बहुत सारी इस तरीके का लेचेज है ना, जो आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरा पैसा तो आ गया। उस दौरान जो चीजें सामने आई कि जितना इस तरीके का अकाउंट होता है ना, बेचारे गरीब आदमी के नाम पे अकाउंट होता है, जो खुला, इस तरीके का फ्रॉड हुआ, पैसा मंगाया, बंद। जब आप उसके घर पर जाइएगा, उसको खाने के लिए अनाज नहीं है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, आप क्या कर दीजिएगा? जिसके नंबर से सिम कार्ड लेता है उसका भी वही स्थिति रहता है, जिस नंबर का इस्तेमाल करता है। तो जब तक ये दो व्यवस्थाएं जब तक 100% दुरुस्त नहीं होगा, उसको सरकार दुरुस्त कर सकती है कि सिम कार्ड आप जिसको भी दीजिए उसका केवाईसी सदैव होना चाहिए, भले उसको आउटगोइंग इनकमिंग चालू होने में 1 महीना लेट लगे। क्या लगता है? उसी तरीके से जीरो बैलेंस पर या गरीब लोगों का आप जब आप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें पैसा जमा होने और निकासी पर एक बैंड लगा लीजिए कि 10,000 रुपया साल में आप जमा कर सकते हैं या हर महीने आपकी कैपेसिटी 10,000 है। देखिए सारा खेला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो खेल हो रहा है ना, इस खेल में हमारा आरबीआई, चाहे बैंक हो, चाहे हमारी वित्त मंत्रालय हो, जो भी हो, हमें लगता है कि उनका नियत अगर साफ रहे ना तो 24 घंटे के अंदर इस देश से इस तरीके का फ्रॉड खत्म हो जाएगा। संतोष सिंह ने जितना कुछ किया, क्या हर कोई वैसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। फ्रॉड होने के बाद लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। 1930 नंबर भूल जाते हैं कि ऐसा कोई नंबर भी है जिस पर शिकायत करनी है। आप अंदाजा कीजिए कि साइबर फ्रॉड ने क्या हालत करती है। भारत के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्रतिदिन लगभग 7,000 साइबर संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इसी साल मई में बिजनेस स्टैंडर्ड में सुरभि सिंह की रिपोर्ट है कि साइबर फ्रॉड कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से किया जा रहा है। 2019 में जहां ऑनलाइन फ्रॉड की कुल
26,049 शिकायतें दर्ज की गईं। ध्यान से सुनिए, 2020 में इनकी संख्या 2,57,000 से ज्यादा थी। 2022 में ध्यान से सुनिए और 9,66,000 शिकायतें दर्ज हुई और 2023 में 15 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। 2024 में केवल 30 अप्रैल तक 7,40,000 शिकायतें दर्ज हुई हैं। यह सब कितना भयावह है। पहले बैंक लूट की एक खबर से पूरे देश में सनसनी फैल जाती थी। अब हजारों लोगों के खाते से बैंक लूट हो रही है। बस नाम साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है। एक आम आदमी को पकड़कर केवल उसका खाता ही नहीं, एक तरह से बैंक को भी लूटा जाता है। सारी जिम्मेदारी उसी आम आदमी पर आती है जिसका पैसा लूटा जाता है कि उसने ओटीपी क्यों दिया, डीप फेक से बनाई गई आवाज को समझा क्यों नहीं। साइबर ठगी के कई सारे रूप हैं। हनी ट्रैप तो अलग ही मामला है जिसमें कई बुजुर्ग अनजाने में फंस जाते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता वीडियो कॉल का क्या करना है। नंबर अनजाना है, देखने लग जाते हैं कौन है, अपना है या पराया है, और इस तरह से काफ़ी देर तक कॉल पर बने रह जाते हैं। उनकी तस्वीर ले ली जाती है, बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। किसी को फ़ोन आ जाता है पाकिस्तान के नंबर से, फिर उसे डराया जाता है। यह जो डर है वो कहाँ बन रहा है? ईडी का डर, पाकिस्तान का डर, इसे भी समझिए। एक तरफ राजनीति आपके भीतर इन सब के नाम से डर पैदा करती है और दूसरी तरफ ठगों का गिरोह उसी डर का लाभ उठाकर आपके पैसे उड़ा ले जाता है। जब भी ऐसा हो 1930 पर फोन कीजिएगा, सूचना दीजिएगा, पता चल जाएगा सिस्टम कितना काम करता है, मगर आप अपनी तरफ से देरी मत कीजिएगा। यूपी पुलिस ने 12वीं फेल 2 साइबर ठगों को पकड़ा। तरह तरह से 1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के आरोप थे। आरोपी संदीप कुमार सेन, मोहम्मद साहिल ने सीबीआई, आरबीआई, आयकर अधिकारी बनकर लोगों को ठगा है। मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्किंग साइटों से डेटा लीक किया, बैंकों के कर्मचारियों के साथ मिलकर डेटा उड़ाया। इन दोनों ने ही कहा है और अखबारों में छपा है कि बीमा एजेंसियों, व्हाट्सएप और अन्य बैंकिंग साइटों से बैंक ग्राहकों के विवरण खरीद लेते थे, जिसमें मोबाइल नंबर होता था, बैंक खाता विवरण होता था, डेटाबेस शामिल होता है। ठगी के दम पर इनकी बहुत ठाठ थी। 80,000 रुपए पर इन्होंने अपने लिए 2 बाउंसर भी रखे थे। सरकार अभी तक जो भी कर रही है वो काफी नहीं है। एक रिपोर्ट से जानकारी मिली कि 2023 में सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराया है, लेकिन इसके बाद भी साइबर फ्रॉड नहीं रुक रहा है। कब आपका पैसा उड़ जाएगा किसी को पता नहीं। सतर्क रहा कीजिए। पहले तो डरिए मत। कोई ओटीपी मांगे तो मत दीजिए। कार्ड का सीवीवी नंबर सेव करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। इसकी जिम्मेदारी कंपनियों पर होनी चाहिए कायदे से कि अगर वो किसी के क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर अपनी वेबसाइट पर सेव करती हैं तो करोड़ों का जुर्माना लगेगा। क्या ऐसा होगा? आम लोगों को तो समझ में नहीं आता। वे सीवीवी नंबर डाल देते हैं और सेव हो जाता है। कई लोग हमसे संपर्क करते हैं कि उनका पैसा किसी ने ठग लिया, फ्रॉड हुआ। हम कुछ समझ नहीं पाते कि इनकी मदद कैसे करें। बेहतर है आप सिस्टम के स्तर पर जो हो रहा है उसे समझिए, उसी सिस्टम को झकझोरिए। थोड़ा हिंदू मुस्लिम टाइप के मुद्दों से, नौटंकी के मुद्दों से अपने आप को अलग कीजिए। असली मुद्दों पर चले आइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।